हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो बेटा इस वीडियो में अपन जो टर्म 2 क्लास 12 जो सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसका सेक्शन बी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बेटा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चार जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में गिवन है। ये बेटा चारों के चारों जो क्वेश्चन हैं, चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे 3 मार्क्स के हैं, है ना। चारों क्वेश्चन जो हैं वो बेटा 3 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है। यदि मैं टॉपिक्स की बात करूं, यदि मैं टॉपिक की बात करूं बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन से है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बेटा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन से है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो वेक्टर से है और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो तुम्हारा 3D से है, ठीक है। तो जो चार जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे गिवन है, इनके टॉपिक्स भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं कौन कौन से चैप्टर से ये है, ठीक है बेटा। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों क्वेश्चन में तुम्हारे पास इंटरनल चॉइस भी गिवन है। इंटरनल चॉइस मतलब जैसे ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के और बीच में है और, मतलब इन दोनों में से तुम कोई भी कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन बेटा चैप्टर्स में इंटरनल चॉइस दी हुई है, मतलब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में भी तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन गिवन है, ये भी 3D का गिवन है और ये भी 3D का गिवन है। इन दोनों क्वेश्चन में भी तुम्हारे पास इंटरनल चॉइस है, इन दोनों में से एक करने, ठीक है। तो ऐसे यदि अपन टोटल यदि देखें तो इस सेक्शन में 1, 2 इसके मतलब 3, 4, 5, 6, तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से तुम्हारे 4 करने हैं। 6 में से 4 हम बोलना गलत है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में ही और क्वेश्चन नंबर 10 में ही चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7th और 9th ये दोनों करने कंपल्सरी हैं, ठीक है। तो चमका सेक्शन बी जो है वो कैसे इन्होंने दिया है, तो यदि पेपर सब्जेक्टिव होता है तो मैथ्स में तुम्हारा यही सेक्शन बी का पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए बेटा हम इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इनके सॉल्यूशन भी करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो दिया हुआ है कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो बेटा जाहिर सी बात है ये पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल फॉर्म दिख रही है तुम्हें, है ना। पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल फॉर्म है और तुम्हें पता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसमें क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो आई हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। सो बिकॉज हम x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसके जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई रियल फैक्टर नहीं हो सकते, तो लीनियर रियल फैक्टर में ये ब्रेक नहीं हो सकता था, तो हमने ऊपर लीनियर लिखा है और नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है, प्लस सी ओवर एक्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कहाँ से आए, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आया, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, जो कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है ना। आइडेंटिटी मतलब ऐसी इक्वेशन जो कि हर x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर जो एलसीएम इधर था वो डिनोमिनेटर इससे कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो यहां से यदि अपन कंपेयर करें कोफिशिएंट बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो यदि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का, तो देखो इधर एक्स स्क्वायर का इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है, तो इधर कांस्टेंट टर्म सी है और इधर कितना है 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया सी। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते ही सी की वैल्यू आ गई। अब जरा हम देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो बेटा यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इक्वल्स टू b की भी वैल्यू हमें हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का इधर कितना है 0 और इधर कितना है, a तो यहाँ से आएगा और प्लस c इधर से है,
तो यहाँ से a की वैल्यू तुम्हें मिल गई बेटा -c, c की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो एक बार, है ना। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू 1 है तो 1 - x लिख सकता हूँ, 1 - x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। देयरफॉर बेटा ये जो इंटीग्रेशन है x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो जाता है अपना 1 - x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/x dx। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है ln x होता है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं ये तो अलग कर लेते हैं अपन x² + 1, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता होता है, tan इनवर्स x होता है। और इसका क्या आएगा -x dx x² + 1 प्लस 1/x dx। चमका। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, ये tan इनवर्स x होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें x² + 1 को यदि हम t माने, x² + 1 को यदि हम t माने, तो ऊपर वाला ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये t, तो ये ऊपर बन गया dt, तो ये ln t हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, हाफ ln t माइनस हाफ ln t कितना है, x² + 1। समझ में आया ना कैसे किया है, इसको मैं t मानूंगा तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो dt अपॉन t बनेगा, dt अपॉन t का क्या होता है ln t, और यहाँ पे हाफ भी था तो हाफ ln t आ गया, प्लस यहाँ पे 1/x का हम जानते हैं ln x + c, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो समझ में आया कि प्रॉपर फॉर्म था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो हमने इसमें क्या अज्यूम किया, हमने इसमें क्या लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब अपन पढ़ते हैं तो होमोजेनियस टाइप में हम ये देखते हैं कहीं भी हमें y/x दिखे तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो एक बार इधर x है, इसको डिवाइड करके देखा, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेटा वो है x dy/dx = y - x sin y अपॉन x। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे y/x बनता हुआ दिख रहा था, तो क्यों ना हम इस x से डिवाइड करके देखें। तो इस x से डिवाइड करके देखें यदि अपन, तो dy/dx कितना आ गया, y/x माइनस ये x से x कैंसिल हो गया, sin y अपॉन x। बहुत सही, ये तो अपनी होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर बोल दिया अपन ने 1। सो इक्वेशन 1 इज homogeneous differential equation. So put y equals to vx। होमोजीनियस का यही तो मेथड होता है, y इक्वल्स टू हम क्या अज्यूम करते हैं, vx अज्यूम करते हैं। तो dy/dx बेटा यहां से कितना जाता है, v + x dy/dx, यही आता है v + x dy/dx, है ना। सो यदि ये वैल्यू हम इसमें पुट करें, है ना, ये वैल्यू यदि हम इक्वेशन नंबर, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, ये वैल्यू सब इसमें पुट करो, dy/dx कितना है, v + x dy/dx इज इक्वल्स टू y/x, यहां से कितना आ जाएगा v, तो v माइनस साइन v, है ना। अब ये देखो v से v कैंसिल आउट हो गया, है ना, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से लिखो, यहां से कितना आ गया, dv अपॉन साइन v इक्वल्स टू माइनस dx/x लिख सकते हैं अपन, माइनस dx/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, है ना, इंटीग्रेशन किया तो यहां से कितना आ गया, ये कोसेक v था तो ये आ गया ln कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल्स टू माइनस ln x, और चूंकि ये ln है हर जगह तो मैं यहीं भी ln c कर देता हूं, है ना। log होता है तो हम log c कर देते हैं हर जगह कांस्टेंट को भी। तो यहां से कितना आया,
अपने पास ये आ गया, इसको यदि मैं इधर लेके आऊँगा, ln को इधर लेके आऊँगा तो ये आएगा log कोसेक v माइनस कोट v प्लस log x इज इक्वल्स टू log c, है ना। अब यहां से देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, तो ये आ गया log x इंटू कोसेक v माइनस कोट v और यहां पे आ गया log c। अब log से log कैंसिल आउट हो गया और v की वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा x, ये कितना आया कोसेक y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स इक्वल्स टू c, और यही क्या हो गया बेटा तुम्हारा आंसर हो गया। चमका, तो हमने देखा y बाई एक्स बन रहा है, तो इसको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करके देखते हैं, और होमोजीनियस में यदि हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको हम सोल्व करने के लिए हमने दोनों साइड यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करते ही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ ये v में है तो v की जगह हम यहाँ से v की जगह हम क्या रख देंगे, y बाई एक्स रख देंगे, तो y बाई एक्स रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि बेटा इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 8 था तो इसमें चॉइस थी, है ना, या तो तुम ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो। ये जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है जानते होंगे, पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन में जो वैल्यू स्पेशल कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ये दी हुई है y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे y कितना है 0, तो हमें स्पेशल कंडीशन भी गिवन है, तो जनरल सॉल्यूशन निकाल के ये हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जैसा लग रहा था वैसे है भी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सिलेबस में, और यदि उसका क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सीबीएसई ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे दिया है। तुम देख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे सॉरी पी एक्स यदि माने ये है पी एक्स और यहाँ पे ये क्या है क्यू एक्स है ना, ऐसे दिया है ना। तो इसका हम पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका हम सॉल्यूशन लिख देंगे। तो इसके सॉल्यूशन में यदि हम देखें, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स, वेयर पी एक्स इक्वल्स टू कितना है कोट एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे कितना है 2/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, पी एक्स ये गिवन है और क्यू एक्स ये गिवन है। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है ई रेज टू पावर पी एक्स डी एक्स होता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया ई रेज टू पावर पी एक्स है कोट एक्स डी एक्स, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ln साइन एक्स होता है ना, इसका कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln साइन एक्स। तो ई रेज टू पावर में ln है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स आने के बाद हमें सॉल्यूशन पता है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये कितना हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यही तो इसका सॉल्यूशन होता है ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है साइन एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितना है साइन एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 2/1 प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब बस हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो इजिली अपन क्या कर सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू, ये 2 में बाहर ले लूँ और ये है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी है। ठीक है, यदि यहाँ पे साइन एक्स है नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं 1 प्लस और 1 माइनस कर दूं ऊपर, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1
1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये चमका कैसे क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स बन गया और यहाँ से कुछ सोल्व होता हुआ अपने को दिख जाएगा। तो यहाँ से 2 ये इंटीग्रेशन, इसमें ये 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स इसको लिख सकते हैं डी एक्स प्लस सी, है ना। तो अब इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो ही जाएगा dx का, माइनस 2 इंटू डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, है ना। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो dx का तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है, आगे वाले का इंटीग्रेशन और करना है। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आई है y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू, है ना, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो मैं कर रहा हूँ 2x, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। इसका इंटीग्रेशन आ गया 2x और ये है -2 dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। इसी टाइप से है कुछ, है ना। तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हमारे पास y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया है 2x माइनस 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये सेक में चेंज हो गया, सॉरी, इसको यदि हम सेक में चेंज करें तो ये कितना आ गया -2 dx। अब 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं प्लस सी, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो बेटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना। देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा और यहाँ पे थीटा का थीटा बाई 2 होगा तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और एक्स का हाफ एक्स बाई 4। तो अब बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो आगे आ गया y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस कोस स्क्वायर को यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर प्लस सी। अब सेक स्क्वायर का बेटा तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, है ना। तो कितना आएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -½ और है तो -½ से डिवाइड होगा, तो -½ से डिवाइड होके ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी पड़ा है। तो ये इसका बेटा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये इसका क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये वैल्यू गिवन है कि x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे y इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे गिवन दैट एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 x इक्वल्स टू पाई बाई 4 y हमारे पास कितना है 0 है। ये इक्वेशन मान लो सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 कहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है ना, तो इसको ही मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यदि हम मान लें तो y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे y इक्वल्स टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y 0 है इक्वल्स टू 2x, x कितना है पाई बाई 4 प्लस 2 tan पाई बाई 4 माइनस x कितना है पाई बाई 4 तो पाई बाई 8 हो जाएगा प्लस c। तो c की वैल्यू बेटा हमें यहां से कितनी मिलेगी पाई बाई, c की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan पाई बाई 8। ये वैल्यू मिलेगी c की हमें, माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan पाई बाई 8, ठीक है। तो यहां से बेटा c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। Therefore, for particular solution of equation 1, put value of c in equation 1। c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। Therefore, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 2 यदि मैं बाहर लूँ तो x प्लस tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 और ये माइनस बाहर लेते ही ये प्लस बन गया तो 2 tan पाई बाई 8। सो ये हमें क्या मिल गया पर्टिकुलर
सॉल्यूशन मिल गया, है ना। तो एक क्वेश्चन में 8th में दो जो क्वेश्चन है वो गिवन थे, एक तो ये गिवन था और एक ये गिवन था। तो तुम्हें ऐसे देख के ही पता लग गया होगा कि यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, मतलब जनरल सॉल्यूशन से आगे एक हमें पद, मतलब एक हमें टर्म और निकालनी थी, और ये इसमें हमें केवल जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो ऐसा यदि तो मेरे पेपर में आ जाए और तुम्हें लगे हाँ कि हम जनरल सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, तो तुम्हें हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन के बाद एक स्टेप हमें और आगे बढ़ना होता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो तुम्हारा वेक्टर से आया है ना। सो वेक्टर एक क्वेश्चन है जहां हमें एक वेक्टर गिवन है, जहां पे ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, एक कंडीशन ये गिवन है और एक कंडीशन ये गिवन है। देन शो दैट बी इक्वल्स टू सी, हमें प्रूव करना है बी इक्वल्स टू सी है। तो हम पहले कंडीशंस को एक बार लेके देखते हैं कि कंडीशन से हमारे पास क्या क्या आता है। सो गिवन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, इसको एक बार लेते हैं ना। जो दो कंडीशन गिवन है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, यहां से तो कुछ आएगा नहीं, यहां से तो हमें इतना ही पता लग रहा है कि ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है ना। दो जो इक्वेशन है इनसे कुछ ना कुछ निकालने की अपन कोशिश करते हैं। तो यदि मैं इसको इस वाले को इधर लेके आऊं तो आया ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, और यहां से अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर मीन्स देयरफॉर आइदर b माइनस सी इक्वल्स टू 0 और a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी। देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो दो में से कोई एक 0 हो, है ना। दो में से मतलब या तो दो में से कोई 0 हो सकता है दोनों भी 0 हो। तो देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर जो नॉन 0 है, तो फिर कंडीशन ये बची कि यही 0 हो सकता है। ये तो हमने कंडीशन लिख दी कि b माइनस सी वेक्टर इज 0 वेक्टर, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नॉन 0 हो बट ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम जानते हैं ना परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से कंडीशन क्या आई बेटा, यहां से कंडीशन आई b इक्वल्स टू सी और a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये कंडीशन निकल के आई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। तो पहली जो कंडीशन गिवन है इससे हमारे पास निकल के आया या तो b इक्वल्स टू सी है या a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। अब हमने दूसरी कंडीशन उठाई, ऑल्सो गिवन, दूसरी कंडीशन क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ये भी कंडीशन हमें गिवन है। ये कंडीशन गिवन है तो इससे जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। तो यहां से हमारे पास आया a वेक्टर बाहर लिया, b वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि देखो या तो a 0 है या b माइनस सी 0 है या दोनों 0 है। तो a तो 0 हो नहीं सकता इस कंडीशन से, इसका मतलब या तो ये 0 है ना, इंप्लाइज इधर b माइनस सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और हमारे पास क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, और a वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस सी वेक्टर। या तो ये 0 होगा या ये पैरेलल होगा, है ना। तो इससे क्या निकल के आया कि या तो b इक्वल्स टू सी वेक्टर है और या फिर a इज पैरेलल टू b माइनस सी। ये निकल के आया दूसरी कंडीशन से, ठीक है। पहली कंडीशन ये बोल रही थी कि या तो ये है या ये है, दूसरी कंडीशन ये बोल रही है कि या ये है या ये। अब देखो दोनों कंडीशन से तुम देख सकते हो, ये बोल रहा है कि ये इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये बोल रहा है पैरेलल टू दिस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वेक्टर परपेंडिकुलर भी है एक वेक्टर पैरेलल भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट मींस पक्का b इक्वल्स टू सी रहा होगा, बिकॉज यहां पे लिखो बिकॉज a वेक्टर इज neither parallel and perpendicular to b माइनस सी वेक्टर, है ना, समझे। मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर कभी नहीं रह सकता ए वेक्टर। देयरफॉर ऐसे लिखो बोथ, देयरफॉर b वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर।
यहां से हमें क्या कंडीशन मिली कि बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, सी वेक्टर है। चमका? तो यही हमें प्रूव करना था कि बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर है। ठीक है, सो समझ में आया क्वेश्चन? जो भी कंडीशन गिवन है हमने इन कंडीशंस को सोल्व किया कि हमें इनसे क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, और उन रिजल्ट्स की हेल्प से हमने देखा कि एक ही कंडीशन है जो इन सबको फुलफिल कर जाएगी, वो होगा बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा 3D का क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, है ना। और 3D का क्वेश्चन है तो तुम्हें आराम से इसका फॉर्मूला पता होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि तुम देखो ये वेक्टर इस वाले वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाली वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। तो दोनों जो वेक्टर हैं ये देखो पैरेलल हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, देयरफॉर ये दोनों जो लाइन है वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो क्लियरली given lines are parallel lines, therefore shortest distance का फॉर्मूला क्या होता है, shortest distance between r1 equals to a1 plus lambda b1, r2 equals to a2 plus lambda b1, सॉरी यहाँ पे b कर लो, है ना। इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो क्या होता है, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन में क्या आएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो होता है इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बस ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे a2 यहाँ पे कितना है, ये a2 यहाँ पे है, ये a1 है ये, और क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 2k माइनस के, तो 3k आ जाएगा, 3k कैप क्रॉस b कैप कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही है ना। और यहां से हमें मिल गया जो b वेक्टर है, b वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो k क्रॉस i कितना होता है हमारे पास, j, तो ये आ गया 6j कैप, है ना। k क्रॉस i कितना हो गया, j। अब k क्रॉस j कितना हो गया, माइनस i, तो माइनस 3i कैप अपॉन रूट ऑफ 6। ठीक है, तो यहां से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9, और यहां पे आ गया रूट 6, तो आ गया 45 रूट ऑफ 45/6। तो ये डिवाइड हो रहा है क्या 3 से, 15/2, यह आएगा 15/2। तो अंडर रूट 15/2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तुम दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, और हमने वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, चमका। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। हमें बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, ये एक प्लेन है, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस वाले वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप को तो कंटेन करे, एंड पैरेलल टू लाइन, ये मान लो दो लाइन है, इनके ये वाला जो प्लेन है वो पैरेलल हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेटा, देखो इस वाले ये जो प्लेन है यदि इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल है, ये मान लो जैसे दो लाइनें हैं, ठीक है, यदि इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल है तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, प्लेन का परपेंडिकुलर है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन हैं वो इस प्लेन के पैरेलल हैं, तो ये जो प्लेन का परपेंडिकुलर है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा।
अब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें निकालना है। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर यदि हमें वेक्टर निकालना है तो वेक्टर आएगा कैसे? दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो हमें कैसे मिलेगा? ये जो दोनों लाइन जिस भी वेक्टर के पैरेलल हैं दोनों लाइन, उन वेक्टर्स का क्या कर ले हम? क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। यदि इस वेक्टर और इस वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? हमें ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। वही तो हमें चाहिए था, जो कि इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो हम वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाने वाले हैं। सो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ किस किस का वेक्टर प्रोडक्ट होगा? इस वेक्टर का और इस वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इन दोनों के जो परपेंडिकुलर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जो है वो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन इज, ऐसे लिख लो, पैरेलल होगा ना, पैरेलल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन, ये हमें कैसे मिलेगी? इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, i कैप, j कैप, k कैप, और इनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2 - 3 2, 1 - 3 एंड 1, इनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मिला। तो i कैप और ये कितना मिल गया? -3 + 6, -3 + 6 इज 3, माइनस j कैप करेंगे 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, और यहां से हमारे पास k कैप प्लस k कैप, और k कैप में कितना आ जाएगा? -6 + 3, -6 + 3 इज -3। तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन पता लग गई, 3i कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी हो जाएगी? r डॉट परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या है? 3i - 3k इक्वल्स टू जिस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k डॉट 3i - 3k। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, यही वेक्टर इक्वेशन होती है। तो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास आ गई r डॉट 3i - 3k इक्वल्स टू 3 को 3 से i कैप मतलब 3, और यहाँ पे आ गया प्लस 3। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन जो है बेटा वो हमारे पास आ गई r डॉट 3i - 3k इक्वल्स टू 6। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या अपन ने? कैलकुलेशन एक बार चेक करो, यहां से आया i + 2j - k ही था, तो 3 + 3। ठीक है, हाँ, तो यहां से यदि हम 3, सही है कैलकुलेशन, है ना? तो यदि 3 को मान लें तो ये आ गया r डॉट i कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 2। तो यहां से ये हमें मिल गई इसकी वेक्टर इक्वेशन, r डॉट i कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 2। तो ये हमें वेक्टर इक्वेशन मिल गई। तो एंड फॉर कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम? r को क्या लिख देंगे? xi कैप प्लस yj प्लस zk कैप डॉट i कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 2। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमें क्या मिली? x माइनस z इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये तो वेक्टर इक्वेशन होगी, ये हमें कार्टेशियन इक्वेशन होगी। यही दो इक्वेशन पूछी थी। तो बेटा 3D के ये दो क्वेश्चन थे, एक तो ये और एक ये।
तो ये बेटा सॉल्यूशन हुए अपने सेक्शन बी के। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन सी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन। तो बेटा सेक्शन बी में तुम्हारे पास ये 4 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन थे, 2 इंटरनल चॉइस थी, तो तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का था। और तुमने देखा होगा कि यदि कोई स्टूडेंट यदि ठीक ठाक भी तैयारी कर रहा है बोर्ड की, तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसा था मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, जो सीबीएसई हमेशा पूछता है उसी टाइप के क्वेश्चन है ना, तो वो ईजिली हो जाएंगे। ठीक है बेटा।